बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जनरल फैज़ हमीद साबिक DDISI, उनके वाले से ISPR की एक प्रेस रिलीज जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो अब तक ये बात हो रही है नेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बात हो रही है कि फैज़ हमीद को टॉप सिटी केस में गिरफ्तार किया गया। टॉप सिटी केस के जो मालिक थे, उसके जो उसके दीगर जो मुंतजमीन थे, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिनको डराया धमकाया गया, इस किस्म की थी ना वो खबर कि फैज़ हमीद साहब जो हैं जी, उन्होंने टॉप सिटी के ऊपर किस तरह कब्जा किया हुआ था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कब्जा किया हुआ था। वो हाजिर सर्विस जर्नैल, उस वक्त के हाजिर सर्विस जर्नैल जो फैज़ हमीद साहब के साथ मिलकर ये कारस्तानियां चला रहे थे, ये सारा खेल रचा रहे थे और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की सियासत को गंदा कर रहे थे। उन्होंने सर अंत में चाहिए हुई थी, उन्होंने अंत में चाहिए हुई थी फैज़ हमीद साहब जैसे जर्नैलों ने, और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत पर कैसे कब्जा किया, किस तरह वो काबिज हुए, इसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है। आपको याद है ना कि हासिल बजिंजो जिनको हराया गया था, तो सेनेट का इलेक्शन था, आपको याद होगा, तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये किस तरह हो गया। सहाफी ने पूछा कि सर ये कैसे हो गया, आप तो अक्सरियत में थे। उन्होंने कहा ये जनरल फैज़ के बंदे थे। सर जनरल फैज़ वो शख्स था जिसने पाकिस्तान की सियासत में अंत में चाहिए हुई थी, जिसने पाकिस्तान की सियासत में अंत में चाहिए हुई थी, और वो शख्स जो खुद को बड़ा ताकतवर जर्नैल तस्वर करता था, आज वो कटहरे में खड़ा हुआ है, आज वो हिरासत में है, आज वो फरार नहीं हुआ बल्कि वो हिरासत में है। तो वक्त और इक़्तिदार बेहतरीन इंतकाम है। मुझे वो वक्त भी याद है जब फैज़ हमीद साहब को समझाया गया कि अपने जो है ना वो करतूतों से बाज आ जाओ, ये ना करो, ये कल को तुम्हारे साथ होना है। लेकिन फैज़ हमीद साहब चूंकि उस वक्त आपको पता है कि जब इंसान इक़्तिदार में होता है, जब वो हाकिम वक्त होता है, तो उस वक्त वो मजालिम भी ढाता है, उस वक्त वो जुल्म भी करता है, उस वक्त वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी करता है। और वही काम फैज़ हमीद ने किया, वही काम उन्होंने किया। इल्ज़ाम है टॉप सिटी, लेकिन सर इस इल्ज़ाम में, जिस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, इस इल्ज़ाम से हटकर अगर दूसरे इल्ज़ामात की बात करें तो वो इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं। मैं समझता हूं कि वो फैज़ हमीद साहब जो है उनके किरदार तक बात जाएगी, और ये बात सिर्फ उन तक नहीं जाएगी, ये बात इमरान खान तक जाएगी। और जब फैज़ हमीद से तहकीकात होंगी, जब उनका ये जो खबर आई कि जी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, देखें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब फैज़ हमीद साहब के हवाले से खबर आई कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, खबर आई कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 23 जून के करीब करीब पाकिस्तान के कुछ ऐसे सहाफ़ी, एक ऐसे सीनियर सहाफ़ी जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि उनको ये खबर मालूम थी कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो 23 जून के करीब करीब उनको गिरफ्तार किया गया। वो खबर बाद में दी गई। वो एक अलग बात है कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि जी उनको गिरफ्तार करके उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। लेकिन जो खबर आई वो 23 जून की थी, गिरफ्तार वो 23 जून को हुए हैं। 23 जून के करीब करीब वो आई थिंक 23 जून या 24 को सुनने में आया कि वो गिरफ्तार हुए हैं। तो फैज़ हमीद साहब सर नहीं बचते। दूसरी बात ये है कि जो दूसरे जर्नैल हैं, एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे बात करने लगा हूँ, उस पर वो बात फिर रह जाएगी, ये भी मेरे ज़हन में भी आई थी। एक तो जी जो साबिक जर्नैलों के नाम आ रहे हैं, जिसमें जनरल हारून असलम, जनरल तारिक कोर कमांडर मंगला रहे हैं, जनरल यासीन, जनरल साद खटक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम, इनको शायद आप जानते होंगे, ये टोबा टेक सिंह से PTI के टिकट होल्डर भी थे। इन सब जर्नैलों के, ये सब रिटायर्ड जर्नैल हैं, इन सब जर्नैलों के नाम आ रहे हैं कि ये सब 9 मई की कारस्तानियों में मुलव्वस थे, फैज़ हमीद समेत मुलव्वस थे। फैज़ हमीद साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 9 मई करवाया, और इसलिए करवाया क्योंकि सर उनको पता चल गया था कि मेरी कहानी ख़त्म हो गई है, मैंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, अब आखिरी ऑप्शन यही है कि सियासत करो, सियासतबाजी। तो ये भी पता चला कि जो फैज़ हमीद साहब थे वो ये जो सारा कुछ कर रहे थे, ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेरे पास अगर आर्मी चीफ का ओहदा नहीं है तो फिर
जनरल आसिम मुनीर भी ना रहे, क्योंकि सर फैज़ हमीद साहब जो है दरअसल उनको इमरान खान का लाने का मकसद ऐसा था कि वो प्लान पहले एक्सपोज हो गया, और इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि आसिम मुनीर बतौर प्रायोरिटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, सीनियरिटी बेस पर होगा, तो उसको खुदे लाइन लगाना है। तो खुदे लाइन लगाने के लिए इमरान खान साहब के पास आखिरी ऑप्शन ये था कि वो जनरल बाजवा के थ्रू जनरल फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर दें। सीनियरिटी बेस पर तो आर्मी चीफ आना नहीं था ना फैज़ हमीद ने, क्योंकि उनका चौथा या पांचवां नंबर था। तो जनरल आसिम मुनीर साहब को खुदे लाइन लगाने के लिए इमरान खान ने एक मंसूबा बनाया हुआ था, और वो मंसूबा ये था कि जनरल फैज़ हमीद को बतौर DGISI कंटिन्यू रखा जाए, और जब ISI के तौर पर वो काम कर रहे होंगे, बाद में जैसे ही बाजवा की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2022 को उनकी एक्सटेंशन की मुद्दत मुलाजमत पूरी होगी, तो फैज़ हमीद साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे, जनरल फैज़ को लाऊंगा। सर असल में जो है ना वो प्रॉब्लम ये था कि इमरान खान साहब को पता था कि उस सिस्टम के अंदर वो बंदे जो इमरान खान साहब के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात एफर्ट्स कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट इमरानिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को सियासी बना दिया। इमरान खान साहब को इतना यकीन और इतना मान था जनरल फैज़ के ऊपर कि वो कहते थे कि फैज़ हमीद आएगा तो बहारें होंगी, और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर जनरल फैज़ को देखना चाहते थे। वो एक अलग बात है, फैज़ हमीद साहब खुदे लाइन लग गए, क्योंकि बाजवा साहब जो हैं उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि वो एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद थे या नहीं थे। लेकिन एक जो ISPR की प्रेस रिलीज आई है जनरल फैज़ हमीद साहब से रिलेटेड, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। उसमें लिखा है कि जी, इट स्टेट्स कंप्लाइंग विद द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अ डिटेल्ड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाज अंडरटेकन बाय पाकिस्तान आर्मी टू ascertain correctness of complaints in top city case made against Lieutenant General retired Faiz Hamid. Consequently, appropriate disciplinary action has been initiated against Lieutenant General retired Faiz Hamid under provisions of Pakistan Army Act. In addition, multiple instances of violation of Pakistan Army Act post-retirement have also been established. The process of Field General Court Martial has been initiated and Lieutenant General retired Faiz Hamid has been taken into military custody. उनको मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया, उनको फौजी तहवील में ले लिया गया, खबर आई। ठीक है, अब एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक केस खुलने जा रहा है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर, वो भौंचाल खड़ा कर देगा, और उसके ताने बाने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से मिलते हैं। वो केस कौन सा है? अरशद शरीफ कत्ल केस। पाकिस्तान का नामवर तहकीकाती सहाफ़ी अरशद शरीफ हमारे उस्ताद मोहतरम की तरह थे, बड़े सीनियर थे, डॉन न्यूज़ के ऊपर भी काम किया, एक्सप्रेस ट्राइब्यून में भी काम किया, उसके बाद ARY न्यूज़ के ऊपर वो बतौर एंकर काम कर रहे थे, पावर प्ले प्रोग्राम करते थे, टॉक शो करते थे। अरशद शरीफ साहब को जो कीनिया में कत्ल किया गया, और उनके कत्ल का सुराग लगाने के लिए जब हसास इदारों ने तहकीकात की तो पता चला कि उसके ताने बाने पाकिस्तान से मिलते हैं। इशारतन बात कर रहा हूं, और पता चला कि उसके ताने बाने पाकिस्तान से मिलते हैं। अब वो लोग कौन थे, इस हवाले से जी सुराग लगाया जा रहा है, लेकिन पता चल गया, करीब करीब पहुंच गए हसास इदारे कि वो लोग कौन से थे जो ये करवा रहे थे या जिन्होंने ये करवाया। तो सर बचना फैज हमीद ने नहीं है। ये कोई अगर समझता है कि फैज हमीद को फौज क्लियर कर देगी, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू हो गया, इंक्वायरी खुली, तहकीकात हुई और उसके बाद क्लीन चिट मिल गई, नहीं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आर्मी चीफ का जो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो उन्होंने खिताब किया था, काकोल में आज़ादी परेड से खिताब किया था, अगर आप उसको दोनों के खिताब को अगर आप सामने रखें तो उसमें एक चीज आपको बड़ी क्लियर कट नजर आएगी, वो ये कि फौज अपने रेड के ऊपर, अपने जो है इदारे की इज्जत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी।
یہ فیصلہ ہو گیا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فوج بچا لے گی، عمران خان کو بچا لے گی، فیض حمید کو بچا لے گی، تو سر وہ اس خام خیالی سے باہر آ جائے. عمران خان صاحب کا راستہ بند ہو چکا ہے، مذاکرات کے آپشنز ختم ہو چکے ہیں. عمران خان بلنڈر کر چکے ہیں، اور وہ بلنڈر یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، اب تک للکار رہے ہیں اور دکھانا چاہ رہے ہیں کہ شاید وہ بڑے پاپولر ہیں. وہ اب بھی جیل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید ہمارا قومی اثاثہ تھا، وہ ہیرو تھا، اس کے ساتھ ایسے کر دیا گیا، مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا ہے، اگر نہ ملی تو ہم اپنے کارکنوں کو سڑکوں پر نکالیں گے. بھائی کس نے نکلنا آپ کے لیے؟ کوئی پاگل ہے کیا؟ عوام اتنی بے وقوف ہے کہ 9 مئی ہونے کے بعد بھی ابھی بھی سڑکوں پر آئے گی اور جا کر لتر کھائے گی، ڈنڈے کھائے گی، اور اس کے بعد جیلوں میں بند ہوگی. اب عمران خان صاحب جو کارڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں وہ دراصل یہ ہے کہ اب اس ملک میں انتشار پھیلے، خون ریزی ہو، جنگ ہو، خانہ جنگی ہو، اور ملک ایک بار پھر جو ہے وہ سازشوں کے ہتھے چڑھ جائے، سازشوں کی بھینٹ چڑھ جائے. عمران خان صاحب کا موقف یہی ہے، ابھی تک وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے. اس لیے کیونکہ سر ان کے پاس اقتدار نہیں ہے، ان کا آرمی چیف نہیں ہے، ان کا چیف جسٹس نہیں ہے، ان کا چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے. اور یہی عمران خان صاحب کا جو ہے نا، یہی مائنڈ سیٹ، ابھی بھی یہی مائنڈ سیٹ ان کو یہاں تک لایا. ان کی سیاست سر ایکسپوز ہو گئی تھی، اسی دن ہو گئی تھی جس دن وہ اقتدار سے باہر رہے تھے. انہوں نے کھیلا کارڈ لیٹس پلے وتھ سائفر، اور اس کے بعد وہ آڈیو آتی ہے اور کس طرح وہ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ جی سائفر جو تھا وہ تو امریکہ کی سازش تھی. اور میں صحافیوں کو بلایا، میں وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھایا اور صحافیوں کو بٹھا کے میں نے دکھایا کہ جی یہ ہے وہ سائفر. جن صحافیوں کو آپ نے بلایا تھا انہوں نے تو اس کی تصدیق ہی نہیں کی باہر آ کے. وہ آپ ہی کے جو کیا میں کہوں یار، وہ آپ ہی کی جو بات کر رہے تھے صحافی، انہوں نے تو کہا، کچھ نے کہا کہ جی ہم نے تو سائفر دیکھا ہی نہیں ہے. جن کو آپ نے سائفر دکھایا وہ کاغذ لے رہا کر، اگر اتنے گٹس ہوتے تو وہ پوری قوم کے سامنے دکھاتے کہ یہ ہے وہ کاغذ، یہ ہے وہ سائفر جو امریکہ کی سازش تھی. جنرل باجوہ نے کڈیا سی، امریکہ نے کڈیا سی، اسٹیبلشمنٹ نے کڈیا سی. وہ چلتے چلاتے گیم ملک احمد خان پہ آ گئی. ملک احمد خان میری حکومت گرانے میں انوالو تھا. سبحان اللہ. اس کے بعد سر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو فوج کے ایلیمنٹس سیاست میں مداخلت کرتے رہے ہیں، جنہوں نے سیاست میں مداخلت کی، جنہوں نے ادارے کو پولیٹیسائز کیا، جنہوں نے ٹاپ سٹی کے اوپر قبضہ کیا، جنہوں نے عمران خان کی سہولت کاری کی، جو عمران خان کے فیض سے فیضیاب ہو رہے تھے، بچنا کسی نے نہیں ہے. آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوشگما نہ رہے. پھر مینوں شعر بولنا پہ رہی ہے اینڈ تے. آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوشگما نہ رہے. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. ہوا نہ عمران خان صاحب کی ہے نہ جنرل فیض کی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.